जय हिंद भाई लोग, नमस्कार। आज हम क्लास 10th के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 6 चैप्टर जैव प्रक्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके थे। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। PDF पढ़ने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, DNA कहाँ पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए सभी। देखिए, DNA जो होता है मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पर? कोशिका के केंद्रक में। और अल्प मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? तो पेड़ पौधे की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जहाँ पे DNA उपस्थित होते हैं। तो DNA 3 जगह पे होते हैं। कहाँ कहाँ? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये 3 जगह पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, DNA। अगर DNA ऑप्शन में ना रहे तो ऑप्शन में क्या रहेगा? रहेगा गुणसूत्र। क्या रहेगा? गुणसूत्र। गुणसूत्र रह सकता है या फिर जीन। तीनों में से कोई भी ऑप्शन में रहे, DNA, गुणसूत्र या जीन, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं कि DNA, गुणसूत्र और जीन, ये तीनों में क्या अंतर है। यहाँ आप देखेंगे तो ये हमारा सेल है, कोशिका है। कोशिका के बीच में ही क्या है? हमारा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। और केंद्रक में ही क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? गुणसूत्र। गुणसूत्र। और गुणसूत्र जो यहाँ पे एक्स टाइप से दिखाई दे रहा है, ये क्या गुणसूत्र है? क्रोमोसोम है। और इसी को अगर हम जूम करके देखेंगे तो इस प्रकार से संरचना आपको दिखाई देगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? DNA कहते हैं। और DNA में ही क्या होता है? जीन उपस्थित होते हैं जो अनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण करते हैं। तो अनुवांशिकता का सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन है। सबसे छोटी इकाई जीन। उसके बाद क्या आता है? DNA। DNA के बाद क्रोमोसोम, जो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में पाया जाता है। तो पूछेगा कि अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीन है। क्या है? जीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। DNA अपने आप में एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकोशिकीय जीवों में किसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है यानी कि जनन की क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विखंडन के द्वारा, जिसको हम कोशिका विभाजन भी कहते हैं। बहुत सारे लोग खंडन और विखंडन में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए हम इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके बढ़िया तरीके से समझते हैं। पहला है आपका खंडन। खंडन क्या होता है? तो देखिए, खंडन में खंडन या सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव में होता है। किसमें? सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव में होता है, जबकि विखंडन एक कोशिकीय जीव में होता है। खंडन में क्या होता है कि जो जीव है एक से अधिक भागों में बढ़ जाता है और सभी भाग नए नए जीव का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से विखंडन में क्या होता है कि जो जीव के जो कोशिका है वो टूट करके 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है और सभी भाग नए नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे अमीबा है, लेशमानिया हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया या फिर मलेरिया परजीवी, ये सारे क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं, जिसमें क्या होता है? विखंडन की क्रिया के द्वारा जनन होता है यानी कि नए जीव का निर्माण होता है। अच्छा, पुनरुद्भवन क्या है? जैसे कोई जीव है, उसको अगर हम 2-3 भाग में तोड़ दिए यानी कि काट दिए, तो सभी भाग क्या होगा? नए नए जीव का निर्माण करेंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, तो हाइड्रा और प्लेनेरिया को अगर 3-4 भाग में काट देंगे तो सभी सभी भाग क्या होगा? नया नया जीव का निर्माण करेगा। अच्छा, मुकुलन। मुकुलन क्या है? तो मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट में होता है। कहाँ पे होता है? हाइड्रा और ईस्ट में। जैसे जीव है, जैसे कि हमको जैसे पेड़ पौधा, उसमें क्या होता है? कानी निकलता है यानी कि शाखा निकलता है। उसी प्रकार से जैसे एक जीव है, इससे इधर शाखा निकल गया तो ये अलग होकर के एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। इसको हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। मुकुल निकल जाता है और नया जीव बन जाता है, उसको मुकुलन कहते हैं। तो ये हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में होता है। देखिए, हाइड्रा यहाँ पर भी है और हाइड्रा यहाँ पर भी है। तो हाइड्रा में मुकुलन और पुनरुद्भवन द्वि होता है। हाइड्रा में मुकुल भी निकलता है और उसको काट देंगे तो वो नया जीव भी बन जाएगा। अगला, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या है? जैसे हम पौधे में कलमी करते हैं तो वही एक कायिक प्रवर्धन है। देखिए, जब पौधे के कुछ भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गया, उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नए पौधा उत्पन्न करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। जैसे कलमी हम लोग कैसे करते हैं? पेड़ पौधे में
जैसे कोई शाखा उसमें कलमी करते हैं तो उस शाखा को काट लेते हैं। जैसे ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम की पत्ती अगर कहीं पे गिर गया तो उसके किनारे किनारे जो होता है, पत्ती के किनारे किनारे से नया पेड़ उगना शुरू हो जाएगा, नया पौधा उगना शुरू हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। एक और है बीजाणु समासन। बीजाणु समासन ये होता है राइजोपस में। इसको हम फोटो में भी दिखा देते हैं ताकि अच्छे तरीके से याद रहे। देखिए ये अमीबा है, अमीबा के बीच में क्या है, ये एक केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है, धीरे धीरे दो भाग में बट गया है और दो भाग में बट करके पूरा अमीबा ही दो भाग में बढ़ जाता है और दो नया जीव का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हम लेशमानिया में देखेंगे तो ये भी एक कोशिकीय जीव है। इसमें ये केंद्रक है, केंद्रक भी क्या होता है, दो भाग में बढ़ जाता है और धीरे धीरे ये बीज से अलग होकर के ये भी दो नया जीव का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से प्लाज्मोडियम में आप देखेंगे तो इसमें बहुखंडन होता है, यानी इसमें जो कोशिका है एक से अधिक भाग में टूट जाता है और सभी भाग नए नए जीव का निर्माण कर लेता है। ये भी विखंडन ही है। आगे हम देखेंगे प्लेनेरियम में। प्लेनेरियम में देखेंगे तो इसको देखिए, प्लेनेरिया को अगर दो तीन भाग में अगर हम काट देंगे तो सभी भाग नए नए जीव का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पे इसको तीन भाग में काटा गया तो तीन नए जीव बन गए। तो ये प्लेनेरिया में होता है। इसको हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए हाइड्रा, हाइड्रा में भी जो क्या होता है, पुनरुद्भवन होता है और मुकुलनदियो होता है। देखिए हाइड्रा में ये जो निकला है यहाँ पे, ये क्या मुकुल है, क्या है, मुकुल है। और ये इससे अलग होकर के यहाँ पे कट करके क्या हो जाएगा, ये नया जीव का निर्माण कर लेगा, यानी कि नया हाइड्रा बन जाएगा। और इसको अगर हम बीच में भी ऐसे काट देंगे तो ये भाग अलग, ये भाग अलग, दोनों नए नए जीव का निर्माण कर लेगा। तो हाइड्रा ही ऐसा है जो जिसमें क्या होता है, मुकुलन भी होता है और पुनरुद्भवन दोनों होता है। तो ये भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है आपका ब्रायोफिलम की पत्ती। ब्रायोफिलम की पत्ती जहाँ पे गिरती है, यहाँ पे नमी जहाँ पे पड़ता है तो क्या होता है कि किनारे किनारे से नए पौधा उगना शुरू हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसको आप देखेंगे तो ये है आपका राइजोपस। क्या है, राइजोपस। इसमें क्या होता है, बीजाणु समासंग होते हैं। ये जहाँ पे गोल गोल आप जब देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, बहुत सारे बीजाणु होते हैं जो एक कवर के द्वारा ढका होता है। और ये कवर जब फट जाता है, टूट जाता है, तो क्या होगा, इससे जो बीजाणु होते हैं हवा में मिल जाते हैं और हवा मिलने के बाद मिलने के कारण से क्या होता है, इधर उधर फैल जाते हैं और जहाँ पर भी नमी पड़ता है नया राइजोपस वहाँ पर जन्म ले लेता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन की वह विधि जिसमें संतति की उत्पत्ति एकल जीव द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं। एकल जीव मतलब कि एक ही जीव के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। जैसा कि हमने ऊपर में देखा, खंडन विधि, विखंडन विधि, तो ये सारे क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें एक ही जीव के द्वारा नया जीव का निर्माण होता है, इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनन की वह विधि जिसमें संतति की उत्पत्ति के लिए दो जीव भाग लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। देखिए लिंग से ही बना लैंगिक, लिंग से हो गया लैंगिक और अलैंगिक मतलब बिना लिंग का। ठीक है, जिसमें लिंग दो लिंग यानी कि नरलिंग और मादा लिंग जब भाग लेते हैं जनन के लिए तो इसको हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में कोई भी लिंग नहीं होता है, बिना लिंग का, इसमें एक ही जीव के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो देखिए अगर मानव में देखें तो मानव में कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। बिना यानी कि औरत जो है अकेला संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती या फिर मर्द अकेला संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती। जब तक दोनों आपस में क्रियाकलाप आने की जनन की क्रिया जो सेक्सुअल क्रियाकलाप होता है उसको जब तक नहीं करेंगे तब तक नए जीव का निर्माण नहीं होगा, यानी कि संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जनन कोशिका जो अपेक्षाकृत छोटी और गतिशील होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं, नर युग्मक। नर मतलब क्या होता है, पुरुष, और मादा मतलब स्त्री। और जब दोनों मिल जाता है तभी संतान की उत्पत्ति होता है। मादा युग्मक किसको कहते हैं, तो वह जनन कोशिका जो अपेक्षाकृत बड़ी होती है, यानी कि नर से बड़ा होता है और जिसमें पर्याप्त भोजन का भंडार होता है, उसे मादा युग्मक कहते हैं। और दोनों के मिलने से क्या होता है, नया जीव का निर्माण होता है। जैसे अगर मानव में देखेंगे तो नर युग्मक कौन सा है, तो नर युग्मक है शुक्राणु। शुक्राणु जब अंडाणु में मिलता है, अंडाणु क्या है, मादा युग्मक है। शुक्राणु जब अंडाणु में मिलता है तभी क्या होता है, नए जीव का यानी कि संतति की उत्पत्ति होती है, यानी कि संतान की उत्पत्ति होता है। देखिए जो शुक्राणु होता है गतिशील होता है, क्या करेगा, यहाँ से जाकर अंडाणु में जाकर के घुस जाएगा और यहाँ पर निषेचन की क्रिया होगा। इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे नया संतान बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये जो होता है मादा युग्मक क्या होता है, एक जगह पे स्थिर है, गतिशील नहीं करे, गतिशील नहीं है। जबकि नर युग्मक क्या है, गतिशील होता है और इसमें पर्याप्त भोजन का भंडारण होता है अंडाणु में, जो मादा युग्मक होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुष्प का जनन अंग है जिसमें जनन कोशिकाएं पाए जाते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि पुंग केसर और स्त्री केसर क्या है कि पुष्प में जनन अंग है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, यही मेरा क्या है? स्त्री केसर है। क्या है? स्त्री केसर। केसर के अंदर 3 अंग आता है। कौन कौन? वर्तिकाग्र, जो ऊपर वाला जो छत के जैसा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? वर्तिकाग्र। ये जो वहाँ डंठल के जैसा दिखाई दे रहा है, ये क्या? वर्तिका है। और जो बीच में यहाँ पे गोल के जैसा दिखाई दे रहा है, क्या है? अंडाशय है। तो स्त्री केसर के अंतर्गत 3 अंग आता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जबकि हम पुंग केसर में देखेंगे तो पुंग केसर में 2 भाग आता है। कौन कौन आता है? एक होता है तंतु, जो लंबा लंबा दिखाई दे रहा है किनारे किनारे इधर, तो ये क्या? तंतु है। और ऊपर में जो ये थोड़ा सा लंबा लंबा दिखाई दे रहा है, क्या? परागकोश है, जिसमें क्या होते हैं? परागकण होते हैं। और यही परागकण जब वर्तिकाग्र पर चला जाता है तो यहाँ से घुस करके यहाँ पे अंडाशय तक आ जाता है, और यहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है और बीज का यहाँ पे निर्माण होता है, जिससे नया जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पुष्प में क्या होता है? जनन की क्रिया होती है। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ लिख दिया कि पुंग केसर के अंतर्गत परागकोश और तंतु आता है, और स्त्री केसर के अंतर्गत अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प क्या होता है? जिसमें एक ही लिंग होता है, या तो स्त्री केसर होगा या तो पुंग केसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तरबूजा और पपीता, ये दोनों में क्या होता है? ये दोनों क्या? एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़हल और सरसों किस प्रकार के पुष्प हैं? गुड़हल और सरसों ये है उभयलिंगी। कौन सा पुष्प है? उभयलिंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें उभयलिंगी मतलब क्या होता है? कि इसमें दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नर जनन अंग है? तो नर जनन अंग कौन सा है इसमें? तो नर जनन अंग जो है ये है पुंग केसर। कौन है? पुंग केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर हस्तांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पर परागण। क्या कहते हैं? पर परागण। पर मतलब होता है दूसरा, यानी कि एक पुष्प का परागकण जब दूसरे पर चले जाता है, और स्वपरागण यानी कि इसी पुष्प का जो परागकण होता है इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, और इसी पुष्प में जब बीज का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। यानी परागकण जब दूसरे पुष्प पे चला गया तो उसको पर परागण, और इसी पुष्प का परागकण इसी में आ गया तो इसको हम कहते हैं स्वपरागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में लड़कियों में रजोधर्म एवं स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकल आती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है? सारा चेंजिंग होना शुरू हो जाता है। लड़के लड़कियों में दाढ़ी मूछ निकलना, ये सारा स्तन में वृद्धि, तो ये सारा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष हार्मोन है? तो पुरुष हार्मोन कौन सा है? तो ये है टेस्टोस्टेरोन। कौन है? टेस्टोस्टेरोन। जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन है, ये स्त्रियों में निकलता है, और ये सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शुक्रवाहिनी। ये है मानव का नर जनन तंत्र यानी कि पुरुष जनन तंत्र। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका वृषण, जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है, और इस नली के होते हुए ये जो नली आप देख रहे हैं ये क्या है? शुक्रवाहिनी। इधर से होते हुए यहाँ पे शुक्राशय में आकर के शुक्राणु जमा हो जाते हैं। इसके बाद मूत्र मार्ग के द्वारा ये बाहर आते हैं। ये आपका प्रोटेस्ट ग्रंथि, और ये है मूत्राशय। जबकि मादा जनन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले योनि हो गया, इसके बाद हो गया ये भाग गिरिवा, ये होगा गर्भाशय, ये हो गया अंडाशय, इसके बाद हो गया ये अंडवाहिका। ये जो नली है वो अंडवाहिका है। इसी को फिलिपियन ट्यूब भी कहते हैं, और इसी को डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं। तो ये 3 नाम इसका है। तीनों नाम आप अच्छे तरीके से याद रखें, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। और अंडवाहिका यानी कि फिलिपियन ट्यूब में ही क्या होता है? निषेचन की क्रिया होता है। अंडाशय में क्या होता है? प्रत्येक महीने एक अंडे जब तैयार होता है तो इस रास्ते से अंडवाहिका से होते हुए यहाँ पे आता है, और यहाँ पे शुक्राणु मिलने के बाद ये फिर से क्या होता है? यहाँ पे अंडवाहिका में आता है, जहाँ पे निषेचन की क्रिया होता है, और फिर से यहाँ पे गर्भाशय में आ जाता है, जहाँ पे बच्चे का विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होता है भैया? तो परागकोश में ये होते हैं परागकण होते हैं, और परागकण ही जब वर्तिकाग्र पे चला जाता है तो घुस करके अंडाशय में चला जाता है, जहाँ पर बीज का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया भी हमने बताया ये होता है फिलोपियन ट्यूब में, इसी को हम डिम्ब वाहिनी कहते हैं या फिर अंडवाहिका कहते हैं या फिर फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन में रहे तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? तो भ्रूण को जो है, भ्रूण आने की जब निषेचन की क्रिया हो जाता है तो भ्रूण का निर्माण होता है और इसके किनारे क्या होता है, गर्भाशय होता है। गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण होता है जिससे जिसमें बच्चा क्या होता है, विकसित होता है। तब इसको पोषण कहाँ से मिलता है? तो इसको माँ के रुधिर से मिलता है। कहाँ से? रुधिर से, यानी कि रक्त से मिलता है। अब देखिए गर्भाशय की भित्ति में क्या होता है कि तस्तरी नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा के माध्यम से क्या होता है, रुधिर के द्वारा भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। प्लेसेंटा ही ये कार्य करता है, यानी कि रुधिर को भ्रूण में भेजने का कार्य कौन करता है? प्लेसेंटा करता है, जिसके द्वारा भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव अथवा रज्जुधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? जिसको हम कहते हैं, जैसे पीरियड होता है लड़कियों में, यानी कि जिसको ऋतुस्राव कहते हैं, रज्जुधर्म कहते हैं, इसकी अवधि कितनी होती है, कितने दिन की? तो 2 से 8 दिनों की इसकी अवधि होती है ऋतुस्राव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि अंड के निषेचन न होने के कारण से गर्भाशय जब धीरे धीरे टूटता है तो योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में बाहर निकलता है, जिसको हम कहते हैं पीरियड, जैसे लड़के में होता है। तो वही चीज़ है, रुधिर और म्यूकस के रूप में क्या होता है, बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक क्रियाओं के दौरान कि सेक्स क्रिया के दौरान किन रोगों का संचरण होने की संभावना होती है? कहने का मतलब है जैसे कोई भी स्त्री और पुरुष जब सेक्स क्रिया करते हैं तो दोनों में से किसी एक को अगर ये चारों बीमारी है, चारों में से कोई भी एक बीमारी है तो दूसरे को भी वह बीमारी पकड़ सकती है। कौन कौन बीमारी है? तो गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, मस्सा जिसको वार्ट कहते हैं इंग्लिश में, या HIV एड्स। तो ये चारों में से कोई भी बीमारी अगर किसी एक को, स्त्री या पुरुष में से किसी एक को है तो दोनों को यह पकड़ सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ए सभी। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन यार पूछता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, गर्भधारण को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो गर्भधारण को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो हो गया कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां हो गया, लूप या कॉपर टी हो गया, या शल्य क्रिया तकनीक आने की ऑपरेशन के द्वारा हम रोक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ये सभी। अच्छा, एक क्वेश्चन और छूट गया है यहाँ पे कि देखिए मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितना होती है? 46 गुणसूत्र मानव में होते हैं। अच्छा, अगर आप पूछे कितनी जोड़ी होती है तो कितना जोड़ा हो जाएगा? 23 जोड़ी। मानव में 23 जोड़ी क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं। तो ये भी आप याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने चैप्टर का भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।